नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के इस क्रम में आज की ये हमारी चौथी क्लास है, जिसमें आप लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। प्यारे साथियों, अगर आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत की बात की जाए तो आधुनिक भारतीय इतिहास की जो शुरुआत होती है वो पुर्तगालियों के आगमन से शुरू होता है। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, भारत में पुर्तगालियों का आगमन आखिर क्यों हुआ, आखिर पुर्तगाली भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुए, इन्होंने अपने व्यापार को कैसे किया, कहाँ कहाँ व्यापारिक अड्डे बनाए और व्यापार के साथ साथ इनके छिपे हुए उद्देश्य क्या थे। क्या मुगल राजाओं के द्वारा इनको सहायता मिली थी, क्या मुगल राजाओं के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त था या नहीं, और क्या भारत में ये सफल हो पाए या नहीं हो पाए, और इनका पतन किस तरह से हुआ। इन सारे बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इन सभी बिंदुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य का जो काल था, इस काल में बहुत तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिले। और मुख्य रूप से ये जो परिवर्तन हुए ये औद्योगिक क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में और नई नई प्रौद्योगिकियों का इन्होंने विकास किया और उपयोग किया। और इसीलिए यूरोप के अंदर व्यापार और बाज़ारों में तेज़ी के साथ वृद्धि देखने को मिली। ख़ास तौर से यूरोप के अंदर परिवर्तन तब देखने को मिलता है जब विभिन्न यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ, विभिन्न यूरोपीय शक्तियाँ नवीन विकल्पों की तलाश में बाहर निकलती हैं, तब मुख्य रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हालांकि यूरोप के, ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप के कई देशों के व्यापारिक संबंध भारत के साथ पहले से थे, जैसे रोम इटली के, और इसी तरीके से ग्रीस, जिसे यूनान भी कहते हैं, ग्रीस देश, यूनान, इनके संबंध भारत के साथ पहले से ही थे। लेकिन एक यात्री हुआ है जिसका नाम है मार्को पोलो। ये एक यात्री हैं और इनका जो निवास स्थान है वो वेनिस शहर में पड़ता है, वेनिस इटली में, अर्थात ये इटली के रहने वाले थे। मार्को पोलो वेनिस शहर इटली के रहने वाले थे और इन्होंने 17 वर्ष की अवस्था से ही यात्रा करना शुरू कर दिया और चीन की यात्रा पर ये निकले और उसी के साथ साथ इन्होंने भारत की भी यात्रा की। रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला ये पहला यूरोपीय था और इन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव, अपनी यात्रा के बारे में, अर्थात एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। ये अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं और इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इस यात्रा वृत्तांत में ये बहुत कुछ लिखते हैं और साथ ही साथ भारत के बारे में इन्होंने इस बुक में बहुत कुछ लिखा। भारत की धन संपदा के बारे में, भारत की समृद्धि के बारे में, भारत की खुशहाली के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा। और इन्हीं के इन विवरणों को पढ़कर जो यूरोपीय व्यापारी हैं, यूरोपीय हैं, वो भारत की तरफ आने के लिए आकर्षित हो गए। कह सकते हैं कि मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत का जो विवरण है, इस विवरण ने भी पुर्तगालियों को भारत की तरफ आने के लिए आकर्षित किया।
हालांकि इससे पहले कई स्थल मार्गों के माध्यम से, कई जल मार्गों के माध्यम से व्यापार होता था। जैसे सबसे पहले इस मैप के माध्यम से ये समझ लेते हैं कि कहाँ पर भारत है, कहाँ पर यूरोप है। इसके बाद उन मार्गों की भी बात करेंगे जिन मार्गों से व्यापार होता था। तो आप देख रहे हैं कि ये रहा यूरोप और ये रहा भारत। यूरोप के ये देश जैसे इटली, ग्रीस, यूनान, स्पेन, पुर्तगाल, ये पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया, ये इटली हो गया, ये यूनान है, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। ठीक है। इसके बाद ये है भारत, जिसके इधर ये अरब सागर हो गया, यहाँ पर फारस की खाड़ी है, यहाँ पर ये जो देश है यहाँ पर इसमें सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन है। यहाँ पर ईरान पड़ता है, यहाँ इराक पड़ता है, यहाँ सीरिया हो गया, यहाँ तुर्की हो गया। इसके बाद ये अदन की खाड़ी पड़ती है और इधर ये लाल सागर है। तो अब देखते हैं कि आखिर यूरोप में भारत से किस तरीके से वस्तुएं पहुंचती थीं, किन मार्गों के माध्यम से सामान भेजा जाता था। तो ये रहा आपका भारत, यहाँ से सामान उठाते हैं, अरब सागर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद फारस की खाड़ी होते हुए इराक में प्रवेश कर जाते हैं, इराक से तुर्की चले जाते हैं और तुर्की के माध्यम से यहाँ से यूरोप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। और यूरोप में इटली और ग्रीस, जिसे यूनान कहते हैं, ये कहीं न कहीं बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र थे। इटली में एक शहर पड़ता है वेनिस शहर, वेनिस शहर ये बहुत बड़ा एक व्यापारिक केंद्र था। इसी तरीके से एक शहर है इटली का जेनोआ, जेनोआ, ये जो जेनोआ शहर है ये मुख्य रूप से इटली का एक व्यापारिक बंदरगाह था। तो पहला मार्ग हमने आपको बताया कि अरब सागर होते हुए, फारस की खाड़ी होते हुए इराक चले जाते हैं, इराक के बाद तुर्की, तुर्की के बाद ये यूरोप में प्रवेश कर जाते हैं। और दूसरे मार्ग की अगर हम बात करें तो भारत से सामान उठाया, अरब सागर में आए, अरब सागर से अदन की खाड़ी के माध्यम से लाल सागर में प्रवेश कर गए और इसके बाद विभिन्न स्थल मार्गों के माध्यम से ये सामान यूरोप में पहुंचाया जाता था। लेकिन उत्तर मध्यकाल में यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और इसके माध्यम से कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस पुनर्जागरण से इटली ज़्यादा प्रभावित था। इटली के व्यापारी, इटली के व्यवसायी, इटली के बैंकर बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित थे और इसलिए यूरोप के अंदर एक मध्यवर्ती समाज का उदय होता है। चूँकि इटली और रोम के जो व्यापारी थे ये पहले से ही संपन्न थे, क्योंकि पूर्वी देशों के साथ व्यापार का इनको एकाधिकार प्राप्त था। पूर्वी देशों के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था, पूर्वी देशों से जो भी वस्तुएं ये ले जाते थे, यूरोप के कई देशों में ये मनमाने दामों पर बेचा करते थे और इसलिए ये बहुत ज़्यादा संपन्न थे। तो यूरोप के कई देशों के व्यापारी ये चाहते थे, इनका एकाधिकार तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि इन्हें जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसमें हमें भी कहीं न कहीं हिस्सा मिले और इसीलिए यूरोप के अन्य देशों के व्यापारियों ने एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया। तो जो वैकल्पिक मार्ग है भारत आने का या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, जो वैकल्पिक मार्ग की खोज शुरू हुई, इस वैकल्पिक मार्ग की खोज में कुछ देशों के जो सम्राट थे, जो राजा थे, वो भी, उनकी भी बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो भी इन वैकल्पिक मार्गों की खोज के लिए कहीं न कहीं धन, वित्तीय सहायता दिया करते थे। जैसे स्पेन के राजा, पुर्तगाल के राजा इसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान किया करते थे और वैकल्पिक मार्गों की खोज में कंपास, प्रेक्षणशालाओं ने कहीं न कहीं वैकल्पिक मार्ग की खोज में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा सहायता दी। आखिर यूरोप के लोग भारत आने के लिए क्यों आकर्षित हुए? यूरोप के लोगों की
भारत आने के लिए इतनी इच्छा क्यों हुई? तो अभी हमने आपको बताया कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और यूरोप के कई लोग व्यापार करना चाहते थे, उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत थी, विभिन्न बाज़ारों की तलाश थी और इसी ज़रूरत ने इन्हें पूर्वी देशों की तरफ आने के लिए आकर्षित किया। और इसी के साथ साथ ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। इसके अलावा यूरोप में जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसका अंत हो गया था और पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। ये भी एक मुख्य कारण था जिससे कि यूरोपीय भारत की तरफ आकर्षित हुए। आखिर ये व्यवस्थाएं क्या हैं? देखिए, सामंतवादी जो व्यवस्था थी इसमें क्या होता था कि जो राजा होता था वो अपनी भूमि को धनी सरदारों में बांट देता था। जो राजा होता था वो अपनी जमीन धनी सरदारों में बांट देता था और जो जमीन होती थी उस जमीन को फ्यूड कहा जाता था। क्या कहते थे? फ्यूड, या फिर इसे जागीर भी कह सकते हैं, जागीर। तो जो जमीन है वो धनी सरदारों को राजा के द्वारा दे दी जाती थी और ये जो धनी सरदार थे ये क्या कहलाते थे? जागीरदार कहलाते थे, या फिर इन्हें सामंत भी कह सकते हैं, सामंत। और ये जो सामंत होते थे, जो धनी सरदार होते थे, ये उस जमीन को जमींदारों में बांट देते थे। जमींदारों में जो छोटे जमींदार होते थे उनमें ये ज़मीन बांट देते थे। इसके बाद जो जमींदार होते थे इस ज़मीन को किसानों में बांट देते थे। किसमें? किसानों में। और इसके बाद ये किसान उस ज़मीन को जो भूमिहीन जो कृषक होते थे, किसान होते थे, जो दास आदि होते थे, उनमें इस ज़मीन को बांट दिया जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी इसी व्यवस्था को कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था का जो मुख्य आधार होता था वो ज़मीन होती थी। और इस व्यवस्था में क्या होता था कि जो जमींदार लोग होते थे, जो सामंत होते थे, ये किसानों से मन माना ये कर वसूला करते थे और किसानों का शोषण किया करते थे। इस व्यवस्था में अगर देखा जाए तो जो सामंत होते थे, ये सामंत मुख्य रूप से यही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। और इस व्यवस्था का जब अंत हो गया और पूंजीवादी व्यवस्था की जब शुरुआत हुई, तो पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब है, इस व्यवस्था में क्या होता है कि लोग निजी व्यापार या व्यवसाय के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। किसके अंतर्गत? पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत। और जब पूंजीवादी व्यवस्था की यूरोप में शुरुआत हुई तो वहाँ के लोग निजी व्यापार करने के लिए, अपने अपने व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित हुए और इसी कारण वहाँ के लोग व्यापार और व्यवसाय करने के लिए पूर्वी देशों की तरफ आने के लिए आकर्षित हुए। हालांकि रोम और ग्रीस के व्यापारिक संबंध पहले से ही भारत के साथ मधुर थे, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और इसके पतन के साथ ही भारत से व्यापार का लगभग अंत हो गया था, भारत से व्यापार लगभग बंद हो गया था और ये 15वीं शताब्दी आते आते ये शुरू हुआ। इसके बाद जो पुर्तगाली लोग थे, ये पुर्तगाल पड़ता है, यहाँ के जो लोग थे वो वेनिस के व्यापारियों से, जो वेनिस पड़ता है इटली में, जो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, यहाँ के व्यापारियों से पुर्तगाली ये ईर्ष्या करने लगे। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली यहाँ के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे और जो व्यापार होता था वो मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से होता था और मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से व्यापार होने के कारण
जो मुस्लिम लोग थे ये वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा लगाते थे और इसलिए वस्तुएं महंगी हो जाती थीं। इसके बाद जब वो वस्तुएं यूरोप में पहुंचती थीं तो वहाँ पर और अधिक महंगे दामों पर ये व्यापारी उन वस्तुओं को बेचते थे, जिससे और अधिक महंगी हो जाती थीं ये वस्तुएं। और इसीलिए जो पुर्तगाली लोग थे या यूरोप के अन्य देशों के जो भी व्यापारी थे, ये एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में थे। एक व्यक्ति हुए हैं राजकुमार हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहते हैं, द नेविगेटर। इन्होंने अपना पूरा जीवन समुद्री मार्गों की खोज में लगा दिया। एक व्यक्ति हुए हैं बार्थोलोम्यू डियाज। इन्हें राजकुमार हेनरी ने बार्थोलोम्यू डियाज को वर्ष 1487 में समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजा। तो बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से चलते हैं और इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्र से होते हुए ये यहाँ पर आ जाते हैं, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में ये आ जाते हैं। जब बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ पर 1488 में ये पहुँचता है और जब ये यहाँ पहुँचे तो इस स्थान का जो नाम है वो केप ऑफ गुड होप पड़ा। गुड होप, इस स्थान का नाम क्या पड़ा? केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। अर्थात यहाँ से इनके अंदर एक आशा की किरण जाग गई कि यहाँ से कहीं न कहीं यहीं से कोई न कोई रास्ता भारत की तरफ जरूर जाता होगा। इसके बाद ये बार्थोलोम्यू डियाज आगे की जानकारी, विशेष जानकारी ना होने के कारण ये 1488 में ये वापस लिस्बन लौट जाते हैं। और इसके लगभग 10 वर्ष के बाद एक दूसरा व्यक्ति समुद्री खोज के लिए आता है, और वो कौन है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।